हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा भूगोल जो है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का भूगोल जो है पूरा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चाहे जितने बहुविकल्पीय प्रश्न हो या अति लघुत्तरीय प्रश्न हो या लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है स्टूडेंट। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो जाके फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। सरवन 20,000 माई इंस्टाग्राम आईडी, तो जाओ आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, ठीक है। जल्दी से आप लोग फॉलो कर लो। इस पर आप लोगों को हम जो वीडियो जाएंगे उससे पहले नोटिफिकेशन दे देंगे कि आज ये वीडियो आने वाला है। जो स्टूडेंट सभी जो मैं फोटोज अपलोड करता हूँ उसे लाइक करेगा, उसकी मैं अकाउंट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो जाओ जल्दी से फॉलो करो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला। देखो निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? कौन अजैवीय संसाधन है? देखो स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है आप लोग जरूर बताओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो इसमें से जो अजैवीय संसाधन है वो कौन सा है? चट्टाने हैं या खा, पशु है या गा, पौधे हैं या घा, मछलियां हैं। अजैव मतलब जो अजीवित होते हैं, ठीक है। देखो पशु जो होते हैं वो तो जीवित होते हैं, पौधे जो होते हैं वो भी जीवित होते हैं, मछलियां जो कि जीवित ही होती हैं। तो जो चट्टाने होते हैं वो जीवित नहीं होते, क्योंकि ये अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपका होगा अजैवीय संसाधन, ठीक है। अजैवीय संसाधन। प्रश्न नंबर सेकेंड, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखो पूरा भूगोल आप इसी वीडियो में देखने वाले हो, ठीक है। डोंट वरी, आपको पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है। केवल वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है, मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण, जो भूमि का निम्नीकरण होता है उसका मुख्य कारण क्या है? गहन कृषि या अधिक सिंचाई या वन उन्मूलन या फिर पशुचारण। देखो स्टूडेंट, जो सिंचाई होती है, अधिक सिंचाई होती है, अगर हम लोग खेतों में अधिक सिंचाई करेंगे तो वहां की जो मिट्टी होगी वो बह जाती है, देखे होंगे, ठीक है। वहां बह जाती है, तो इसलिए अधिक सिंचाई जो है ना वो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, अधिक सिंचाई, ठीक है। याद कर लेना हर एक क्वेश्चन। अगर भूगोल में अच्छे मार्क लाना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना और याद कर लेना, ठीक है। सुंदरवन का राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो सुंदरवन है उसका राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन का राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो आप लोग जरूर जानते होंगे, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना हर एक क्वेश्चन? तीन क्वेश्चन हो गए, तीनों आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये आप लोग सही से स्टडी करोगे तो हो जाएगा। जो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपके पास हमेशा चार ही ऑप्शन रहेंगे, उसमें जो सही होगा वो आपने कॉपी में लिख देना है, ठीक है। तो अब आप लोग जानते होंगे क्योंकि इसको मैंने कई बार बताया है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखो वो जो है ना वो आपका उत्तराखंड में स्थित है, करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड, ठीक है। समझ में आया? उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना स्थित है। ये आपके किस में आते हैं जानते हो? मानचित्र संबंधित प्रश्न में आते हैं। और बताओ टिहरी बांध कहां, परियोजना कहां स्थित है? आपको नीचे लिखना उत्तराखंड, फिर मानचित्र में दर्शाना होगा उत्तराखंड कहां होता है। तो इन सबको मैंने पढ़ाया, ठीक है। भारत विश्व दृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? भारत विश्व मात्रा का विश्व मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? 4%, 6%, 8% या 15%, ठीक है। तो ये कितना परसेंट प्राप्त करता है? 4%, ठीक है। 4%, ठीक है। समझ में आया? 4% प्राप्त करता है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाने चाहिए। फिर हम लोग अगले पेज में चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है। देखो 6वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है जिसमें रेशे होते हैं? जूट है या कॉफी है या जौ है, रबड़ है? रबड़ में तो
रेसे होते नहीं है, कॉफी में भी रेसे नहीं होते हैं, बचता है जूट और जौ। जौ देखे होंगे तो आई होप कि उसमें भी रेसे नहीं होते हैं, और जो जूट होता है जूट में रेसे होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे रेसेदार फसल कहते हैं। कारण समझ में आया? तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को आपको समझ लेना चाहिए, उसका आंसर भी नोट कर लेना चाहिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक है तो अब आप लोग स्टडी करना स्टार्ट कर दो, वरना आप लोग अच्छे मार्क अचीव नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से आप लोग स्टडी करना जरूर स्टार्ट कर दो। आपको मैं ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हो हमारे चैनल सरवन लेक्चर से। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? जो भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी द्वारा, या विनोबा भावे द्वारा, या फिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या इंदिरा गांधी द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए ये जो है ना भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो ये जो है ना वो है सही आंसर विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, इसे अच्छे से लिखा है तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इसको लिख कर पढ़ाता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। ठीक है, इसे बहुत समय लगता है लिखने में। ठीक है स्टूडेंट, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी तैयारी आपको कहीं नहीं कराई जाएगी क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट की, और एकदम अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 8। देखो प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है झारखंड में स्थित जो कोडरमा है निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा का नाम सुना है? कोडरमा सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो फिर देख लेना। ठीक है, देखिए झारखंड में स्थित कोडरमा कहां स्थित है? झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी माना जाता है या अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का है, या फिर लौह अयस्क का है, या अर्वरक का है, या तांबा का है? कभी कभी पूछा जाता है कोडरमा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो अर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, हमने देखा है प्रश्न ऐसा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। तो अब हम लोग इसका सही आंसर बताते हैं, अर्वरक होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8 तक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? देखो आपके पास 4 ऑप्शन है। पाइपलाइन क्या भारत का प्रमुख साधन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पाइपलाइन से कहां हम लोग यात्रा करते हैं? सड़क परिवहन ठीक है, रेल परिवहन ठीक है, वायु परिवहन ठीक है, लेकिन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन भारत का प्रमुख संसाधन है या परिसाधन है? बच्चों देखो आप लोग समझना, देखो हम लोग उतना ना रेलगाड़ी से ज्यादा वाहन करते हैं, ना ही वायु परिवहन से तो अभी तक मैंने नहीं किया। तो अब आता है क्या? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर कोई भी काम पड़ता है तो सड़क परिवहन के द्वारा ही आप लोग उसको आरंभ करते हो। ठीक है, जैसे आपको आपके घर से 20 किलोमीटर दूर जाना है, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो आप लोग सड़क परिवहन का ही यूज करोगे। ठीक है, गाड़ी है गाड़ी से जाओगे, या फिर कोई मतलब यातायात के साधन से जाओगे, मतलब यह है कि सड़क परिवहन से जाओगे। तो दिस करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, प्रश्न नंबर 10 बताना, देख लेना, पढ़ लो। ठीक है, फिर मैं बताता हूं इसे। देखो समझना, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया था किसी एक वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था। लेकिन आपको याद हो तो अच्छा है, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को उसका कई बार रिवीजन करा देता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा, तीसरा रिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम। आपको तैयारी करना है तो अच्छे से करते रहिए। देखो आपको कॉफी है या खा, उर्वरक है या गा, तंबाकू है या घा, चाय है। देखो जो निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा स्टूडेंट वो है उर्वरक। उर्वरक का जो निर्यातक है वो भारत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 10। अब आपको ये 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तैयार कर लेना है। अगर और भी तैयार कर लेते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब हम लोग देखेंगे अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय भूगोल का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, आप लोग इसे देखकर याद भी कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको मैं जो है ना, ये प्रश्न नंबर फर्स्ट है। देखो आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट है,
थोड़ा मैं चिन्ह कर देता हूं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जो भारत है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये आपको पहले बताना है। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। जो भारत है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। और ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है, जो कि नदियों के अवसादों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो लिखा हुआ है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। जो जैव संसाधन होते हैं और अजैव संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, आपको उदाहरण देना है, ठीक है। तो चलो फिर थोड़ा मैं आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट जैव संसाधन और अजैव संसाधन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको इसको कराता हूं। देखो लिखा हुआ है जैव संसाधन, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, ठीक है। जिसकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जीवमंडल यानी कि इसमें निवास भी कर सकते हैं, सजीव होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, पशुधन आदि। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि ये सजीव होते हैं, ये जिसमें जीवन यापन होता है, ठीक है, ये सब लिख सकते हो। अब आपका आता है अजैव संसाधन। तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि अजैव संसाधन मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहां मैं अजैव संसाधन हेडिंग डाल देता हूं और आप लोगों को बता देता हूं। अजैव संसाधन, ठीक है। अब इसका ठीक विपरीत है स्टूडेंट, अगर इसमें सजीव होंगे तो इसमें निर्जीव होंगे, बस यही कुल अंतर है। देखो वे सारे संसाधन, देखो ये दूसरा पेन है स्टूडेंट, तो सॉरी क्योंकि वो सेटअप में है, ठीक है। वे, हाँ चलो ठीक है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, वही स्टूडेंट अजैव संसाधन कहलाते हैं। मैं ये नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप लोग लिख लेना, अजैव संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो निर्जीव जैसे आप लोग जान सकते हो, चट्टाने, धातुएं, ये सब निर्जीव है ना, ठीक है। तो चट्टाने लिख लो तथा धातुएं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कुछ भी चीज जो निर्जीव है उसे लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका अजैव संसाधन हो गया, ठीक है, समझ में आया, दिख रहा होगा ना अच्छे से। तो अजैव संसाधन, जैव संसाधन आपको समझ में आया। जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, पशुधन आदि। और अजैव संसाधन वे संसाधन निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टान और धातुएं। अगला क्वेश्चन है भैरवदेव डाक व सेंचुरी जो कहाँ स्थित है, ठीक है। सेंचुरी कहाँ स्थित है, वो कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है, ठीक है। तो वो प्रश्न नंबर 3, तो वो आपका है राजस्थान के अलवर जिले में। कहां स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले में, ठीक है, समझ में आया। राजस्थान के अलवर जिले में जो है ना भैरवदेव डाक व सेंचुरी स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया ना, सब कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, तो छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हर एक चीज को नोट कर लिया करो, जो ना समझ में आया उसे बता दिया करो, मैं आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियोस पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग थोड़ी सी भी दिक्कत ना लो, आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिप्रेशन में नहीं रहना है, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। सोचना नहीं है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सर। मंजिल अगर पाना है तो क्या करोगे, कोशिश करो, ठीक है। और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, ये आप लोग समझ लेना। देखो अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में, देखो यहां अगला क्वेश्चन, सॉरी, गहन कृषि की 2 विशेषता लिखिए। जो गहन कृषि होती है, गहन कृषि मतलब अच्छे से कृषि, उसकी 2 विशेषता लिखना है, ठीक है। तो गहन कृषि की 2 विशेषता लिखना है। तो फर्स्ट, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद व सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको अधिक मात्रा में उत्पादन करना है तो अधिक मात्रा में रासायनिक खाद व सिंचाई का प्रयोग किया जाएगा,
ठीक है, अधिक मात्रा में रासायनिक खाद व सिंचाई का प्रयोग किया जाता है अधिक उत्पादन के लिए। ठीक है, अगला देख लो, दूसरा नंबर क्वेश्चन, भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। अगर भूमि का आकार छोटा है तो उसमें कई प्रकार की फसलें उगाई जाएंगी, क्योंकि उसमें सोच लेगा कि इसमें आधा में वो बो दे आधा में वो। ठीक है, मतलब भूमि का आकार छोटा होने के कारण उसमें कई प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है। तो गहन कृषि की ये दो विशेषता है। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो, बायोगैस उत्पन्न होती है, जो बायोगैस है वो कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो समझो, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, जो पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक, गोबर, ठीक है, और मानव जनित अपशिष्ट उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सबको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। नोट करोगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, भारत द्वारा निर्यात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। जो भारत है उसके द्वारा निर्यात होने वाली वस्तुओं का नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे भारत द्वारा जो निर्यात होने वाली वस्तुएं हैं, जूट के सामान हैं, चाय है, मैग्नीज है, लोहा है, तंबाकू है, रत्न है, रासायनिक उत्पाद है आदि प्रमुख हैं। मतलब भारत में जो निर्यात होने वाली ये सब जो है ना वस्तुएं हैं, जूट के सामान, चाय, मैग्नीज, लोहा, तंबाकू, रत्न, रासायन उत्पाद आदि प्रमुख है। ठीक है, ये सब भारत में क्या है, निर्यात होने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, निर्यात। प्रश्न नंबर 7 देखो, रोपण कृषि की दो विशेषता लिखिए। जो रोपण कृषि होती है उसकी आपको दो विशेषता बताना है। ठीक है, तो रोपण कृषि की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, निम्नलिखित विशेषताएं। कुछ भी लिख सकते हो, ये आगे लिख देना कि रोपण कृषि की दो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, लिख देना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पहला समझो, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। जो रोपण कृषि है ना, ये व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जहां बहुत बड़ा एरिया हो, जहां बहुत ज्यादा क्षेत्र हो, वहां ये कृषि की जाती है। और अगर बहुत व्यापक क्षेत्र में कृषि की जाती है तो वहां अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आपको 1 बीघा जैसे कुछ भी आपको बोना हो और 10 बीघा, तो 10 बीघा वाले में ज्यादा पूंजी लगेगा, 1 बीघा वाले में कम लगेगा। तो वही कहना है कि रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, इसलिए इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर आप लोग श्रमिकों को करोगे तो बहुत सारे श्रमिक की भी आवश्यकता होगी इस मतलब कार्य को अच्छा करने के लिए, अच्छे फसलों की उगाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रोपण कृषि की व्यापक क्षेत्र में की जाती है। अगर व्यापक क्षेत्र में की जाती है तो इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर आपको श्रमिक लगाना है तो बहुत सारे श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी, और बिना श्रमिक के काम नहीं होगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र है तो बहुत सारे श्रमिक की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये है। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। भूगोल के जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। भूगोल के जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं उसे अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, भूगोल के पहला प्रश्न, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए। पहला प्रश्न, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता अगर मैं इसका आंसर बताता। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, ठीक है, ये आपको याद करना है लघुत्तरीय प्रश्नों के रिलेटेड। ठीक है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है ये आपको बताना है, सटीक आपको बताना है। 2 बताओ 3 बताओ, लेकिन अच्छा सा बताओ। दूसरा प्रश्न नंबर 2, मृदा अपरदन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मृदा अपरदन जो है ना, उस पर आपको संक्षिप्त प्रकाश डालना है, मतलब उसके बारे में आपको बताना है संक्षिप्त में। बहुत बड़ा ना बताओ, संक्षिप्त में बताओ। लेकिन लघुत्तरीय, हाँ, दीर्घोत्तरीय होता तो बड़ा बताना पड़ता, लेकिन आपका ये लघुत्तरीय है इसलिए संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या महत्व है। जो जैव विविधता होती है वो क्या है और मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन करो। देखो, जैव विविधता के बारे में आपको बताना है कि जैव विविधता होता क्या है। ठीक है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन करो। जो मानव जीवन है इसमें क्या महत्व है, ये क्यों है, अगर है तो इसका महत्व बताओ, कारण बताओ, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4,
नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हो? जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला है उससे आप क्या समझते हो, ये आपको बताना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हो? ठीक है, तो आप क्या समझते हो बता देना। अगर बुक से पढ़े होंगे तो बता देना। ठीक है, तो आपको सही सही सब कुछ अच्छे से बताना होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 ये आपको कह रहा है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय कृषि की 3 विशेषता बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि की 3 विशेषताओं को बताना, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं आपको अच्छे से बताना होगा कि भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं। 3 विशेषता वैसे आपको बताना है कि अगर भारतीय कृषि की 3 विशेषता आपको बताना है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 6, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को आपको बताना है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये भूगोल की आपकी लघु उत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन आपको जरूर याद कर लेना है। और तो वैसे एक क्वेश्चन और है, उसे हम आप लोगों को बताते हैं। देखो, इसको भी आपको याद करके ना जाना है। भारत में जन संचार के क्षेत्र में हुई 3 प्रमुख विकासों की व्याख्या कीजिए। भारत में जो जन संचार के क्षेत्र में हुए किन्हीं 3 प्रमुख विकासों की विशेषता या व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट ये थे भूगोल की महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे भूगोल की महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भूगोल के कौन कौन से हैं वो आपको जानना जरूरी है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को 4 से 5 केवल बताने वाला हूं। ठीक है, तो जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोकने के उपायों का वर्णन करो। जो मृदा अपरदन है उसके रोकने, जैसे कैसे रोका जा सकता है, उसका उपायों का वर्णन करो। ठीक है, मृदा अपरदन के रोकने के उपाय का वर्णन करो। दूसरा, भारत में विभिन्न समुदाय ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण योगदान किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभों का वर्णन करो। लाभ या हानि कुछ भी पूछ सकता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट थी पहले, अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ क्या हैं, हानि क्या है, कुछ उपयोग भी लिख दो, कुछ और उसमें अच्छे से लिख दो। ठीक है, बहुत कुछ आप लोग लिख दो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत कुछ इसमें लिखना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ लेना बुक से, ताकि ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, जितना आप लोग पढ़ लोगे उतना अच्छा वहां लिख पाओगे, जितना कम पढ़ोगे उतना धीमे वहां लिख पाओगे, जितना तेज लिखोगे उतना वहां आपको फायदा होने वाला है। और जितना फायदा होगा, आपके पास समय बचेगा तो अच्छे से आप लोग कॉपी भी चेक कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो। रीचेक करोगे तो आप देख लोगे, कुछ भी गलत हुआ होगा तो आप दोबारा सही कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, भारतीय कृषि की 3 विशेषता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है। समस्या क्या समस्याएं हैं भारतीय कृषि की, ठीक है, ये सब आपको बताना होगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क पर प्रकाश डालिए। जो भारत में लौह अयस्क है उस पर प्रकाश डालना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो भूगोल का आपको इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। भूगोल के इतने ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और आपको जो मैंने लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय बताया उसको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लो। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, आप लोगों का लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक है, और अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो जाके आप लोग फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, ये मेरा है इंस्टाग्राम आईडी। तो स्टूडेंट वीडियो तो आप लोगों को देखना अच्छा है। अब आप लोगों को देखो, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।